सो चलिए गाइस, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर डेंसिटी की हम लोग बात करें तो डेंसिटी क्या होता है। तो देखिए डेंसिटी अगर किसी भी चीज की निकालनी हो तो हमें उस चीज का मास चाहिए, ठीक है, और वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो चाहिए। ठीक है, जैसे कि इससे पहले आप सॉल्यूशन की डेंसिटी पढ़े हो, तो सॉल्यूशन का मास और सॉल्यूशन के वॉल्यूम के रेशियो को हम लोग सॉल्यूशन की डेंसिटी कहते थे। इसी तरह से अगर कोई पूछे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बताइए, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का मास और यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो देखो यूनिट सेल बनाते हैं। सबसे ज्यादा हमने डिस्कशन किया है क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, तो क्यूबिक यूनिट सेल की डिस्कशन किया है तो उसी का डायग्राम बना लेते हैं। कई बच्चे पूछ रहे थे कि यूनिट सेल जो 7 तरह की होती है बना के दिखाइए, तो उसमें से 2 तरह की तो मैं आपको बना के दिखा चुका था, लेकिन फिर भी मैं आपको आइडिया देता हूं। आपको कभी भी यूनिट सेल बनाना हो तो आपको उनके सबसे पहले क्या चाहिए होते हैं, सेल के पैरामीटर चाहिए होते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या होता है, जो हाइट, लेंथ और विड्थ वो सब बराबर होती है। a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होता है, और यहां पर जो एक्सियल एंगल होते हैं जैसे कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बस आपको सिर्फ इतना करना होता है, जैसे कि मैं आपको बना के दिखा देता हूं। यहां हम लोगों को a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी चाहिए। नाउ दिस इज a, ऐसा मान लेते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं अभी। फाइनली आपको अगर क्यूबिक यूनिट सेल बनानी है तो कैसे बनाओ, एकदम क्यूब के जैसा होना चाहिए। क्यूब नहीं देखा आपने कभी, मैंने उस दिन दिखाया भी था आपको। ये देखिए यहां पर सेल पैरामीटर के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं, ठीक है। यहां ध्यान से इसको देखिएगा। अब देखिए ये सपोज हमारे पास ये एक्स एक्सिस हो गया, तो ये ए डिस्टेंस हुआ, ठीक है। अगर ये वाई एक्सिस हो गया तो मान लेते हैं कि जी ये बी डिस्टेंस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया तो मान लेते हैं ये सी डिस्टेंस हुआ। आया सबको समझ में? ये तो इनके क्या हो गए, इंटरसेक्शन एक्स वाई जेड पे, ठीक है। ए के जस्ट सामने एंगल, दिस इज अल्फा, बी के जस्ट सामने एंगल, दिस इज बीटा, और सी के जस्ट सामने एंगल, दिस इज गामा, और ये सारे के सारे 90 डिग्री होने चाहिए। बस आपके पास ये यूनिट सेल बन गया। अब आप ये सोचो कि यूनिट सेल का मास क्या होएगा। ये यूनिट सेल तो इमेजिनरी डॉट और लाइन से मिला के बनी है, ना तो डॉट का मास होता है ना ही लाइन का मास होता है, सही है। तो इमेजिनरी डॉट और लाइन है, इनमें जो एटम होएंगे मास तो उन्हीं का होएगा। तो फाइनली आपको क्या चाहिए जरा चेक करो। सबसे पहले तो आपको यहां पर इसका वॉल्यूम निकालना आसान है, यूनिट सेल का वॉल्यूम, क्योंकि मैंने आपसे कहा a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है। तो आप क्या कीजिए, यहां पर वॉल्यूम कितना होएगा, सो मैं नीचे लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम होएगा a क्यूब, यस और नो, सिंपल है। वॉल्यूम a क्यूब है, जिसको मैं b भी लिख सकता हूं, यही वॉल्यूम होने वाला है। सबको समझ में आ गया? क्यूबिक यूनिट सेल के केस में a क्यूब है, अदरवाइज वॉल्यूम को v भी लिख सकते हो। अगर मैंने यहां पर पैरामीटर चेंज कर दिए तो यहां पर a क्यूब नहीं आएगा। अगर a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c नहीं है और a b c तीनों अलग है, तो यहां पर वॉल्यूम क्या आएगा, a इंटू बी इंटू सी। तो इस वॉल्यूम को मैं हमेशा क्या लिखा करूंगा, v। एंड क्यूबिक के केस में ये क्या है, a क्यूब। बहुत सिंपल है। नाउ वी नीड मास ऑफ यूनिट सेल। कैसे निकालेंगे मास ऑफ यूनिट सेल, बस यही इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेल का मास हमें चाहिए। अब आप ये सोचो, यूनिट सेल तो इमेजिनरी डॉट और लाइन से बनी हुई है, तो इसमें मास का सेंस क्या है भाई, इसके अंदर जो एटम होएंगे मास तो उसी का होगा। तो एटम कितने होंगे यूनिट सेल, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रैंक से। तो मास ऑफ यूनिट सेल के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए, रैंक ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। रैंक ऑफ यूनिट सेल, ध्यान से देखिएगा, रैंक ऑफ यूनिट सेल चाहिए, जिसको Z से लिखते हैं। और एक्चुअली रैंक ऑफ यूनिट सेल का मतलब ही यही होता है, एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल, यही होता है। और दूसरा आपको क्या चाहिए, उस एटम का मास, सही है, मोलर मास नहीं, एक एटम का मास चाहिए, क्योंकि आपके पास इसके अंदर एटम होते हैं। एटम मोल्स में नहीं होते हैं, एटम यूनिट में होते हैं, मतलब एक एटम है, 2 है या 3 है, ठीक है। सो एटम का हमें मास चाहिए। अब आप सोचो एटम का मास किधर से आएगा, हमको किसी भी एटम का मोलर मास पता होता है। जरा ध्यान से समझिए, वी हैव मोलर मास, ठीक है, मोलर मास। और मोलर मास, जैसे कि मैं बोलूं भाई सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम का मोलर मास हमें पता होता है, कितना होता है, 23 ग्राम पर मोल, सही है। ये तो उसका मोलर मास है। मोलर मास का मतलब क्या होता है, जरा सोचो। मोलर मास मतलब एक मोल का मास, एक मोल का मास मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, इतने एटम का मास, ठीक है, इंटू मास ऑफ एन एटम। सबको समझ में आ गया? मास ऑफ वन एटम इंटू दिस इज कॉल्ड मोलर मास ऑफ दैट एटम। सबको समझ में आ गया? बट हमें तो मास ऑफ एटम चाहिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। सो अगर आपको चाहिए यहां से मास ऑफ एटम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ, यहां लिख देता हूं, मास ऑफ एटम
यही चाहिए ना आपको। सो फाइनली उसके लिए क्या करोगे, ये चाहिए आपको, दिस इज वी नीड। तो आपको मोलर मास को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से, नीचे आ जाएगा। सो मास ऑफ एन एटम क्या आया, दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। क्योंकि हमारे पास मोलर मास जो है एक मोल का मास होता है, बट हमें एक मोल का मास नहीं चाहिए, एक एटम का मास चाहिए। एक एटम का मास किधर से आएगा, दैट इज हमें मोलर मास को किससे डिवाइड कर देना है, एवोगैड्रो नंबर से। दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां डिवाइड में नहीं है। दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, समझ में आया, दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। तो सिचुएशन को समझ लीजिएगा, दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर इनटू मास ऑफ वन एटम इज इक्वल्स टू मोलर मास। So finally mass of one atom is equals to molar mass divided by Avogadro number। समझ में आ गया सबको, ज्यादा दिक्कत हो रही है तो इसको ऊपर लिख देता हूं भाई, इसको हम लोग Na कहते हैं। सबको समझ में आ गया, दैट्स इट, अभी क्लियर हो गया सब लोगों को। सो फाइनली हमें मास ऑफ एटम भी मिल गया, दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। हमें वॉल्यूम भी मिल गया, तो दैट्स इट, हमारा काम हो गया। अब जरा ध्यान से इसको देखो, अब यहां पर डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, तो बहुत सिंपल है। देखिए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, मैं यहां लिख देता हूं, डेंसिटी को हम लोग रो से लिखते हैं, आप कैसे भी लिख लीजिए, शायद आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, ठीक है। सो ये डेंसिटी है, तो सबसे पहले मास ऑफ यूनिट सेल चाहिए। तो यूनिट सेल के अंदर सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा टोटल एटम कितने, वो किससे मालूम पड़ेगा, जेड से। जेड आपको टोटल एटम दे देगा एक यूनिट सेल के अंदर। इनटू क्या करना पड़ेगा, एक एटम का मास, इतने एटम है और एक एटम का मास कितना है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और साथ में क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गया डेंसिटी के लिए मास, सारा मास आ गया भाई, इतना यूनिट सेल के अंदर मास है। और साथ में क्या करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड, दैट्स इट। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास डेंसिटी निकालने का, ध्यान रखना है आप लोगों को। मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं कौन सी चीज क्या है। सबसे पहले जेड तो है रैंक, रैंक ऑफ यूनिट सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रैंक ऑफ यूनिट सेल। दूसरा यहां पर mm क्या है, दिस इज मोलर मास ऑफ एटम, मोलर मास ऑफ एटम, ठीक है। तीसरा v क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। और चौथा Na क्या है, दिस इज एवोगैड्रोस नंबर, सो दिस इज एवोगैड्रोस नंबर। और वो वैल्यू कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23, ये लीजिए। सो फाइनली इनका इस्तेमाल करके आप डेंसिटी निकाल सकते हो। अब होता क्या है, जनरली आपको डेंसिटी गिवन होती है, आपको रैंक पूछते हैं। ज्यादातर सवाल है कि बताइए रैंक कितना है, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। सबको समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन तो खैर वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जेड के बारे में होता है कि बताइए अगर डेंसिटी दे रखी है यूनिट की, मोलर मास दे रखा है, एटम का वॉल्यूम दे रखा है, तो बताइए यूनिट का रैंक कितना होगा, मतलब कितने एटम पर यूनिट सेल आ रहे हैं। या फिर आपको ये पूछ सकते हैं कि बताइए वो पैकिंग कैसी है, ठीक है। उसके लिए आपको जेड ही निकालना पड़ेगा। जेड, अगर जेड आ रहा है 1, इसका मतलब वो सिंपल हो गया, प्रिमिटिव पैकिंग हो गई। जेड आ रहा है 2, इसका मतलब बॉडी सेंटर हो गया। जेड आ रहा है 4, इसका मतलब वो कैसा हो गया, फेस सेंटर्ड हो गया। तो इस तरह से आपको आंसर देना होता है, ठीक है। सो चलते हैं आगे, इस पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, हम लोग आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन पहले थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम आगे चलते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला हमने देख लिया, उस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक थ्योरेटिकल पोर्शन और करते हैं, जो क्या है, दैट इज पोजीशन ऑफ वॉइड्स। जो मैंने आपको बताया था कि वॉइड्स यानी कि खाली जगह, जो एटम के बीच में खाली जगह बन जाती है उसको हम लोग वॉइड कहते हैं। वॉइड की पोजीशन क्या होगी, लास्ट टाइम पे मैंने आपको वॉइड बताए थे कि वॉइड कौन कौन से होते हैं, तो उनमें से किन वॉइड की पोजीशन को हमें ध्यान से देखना है, उसको जरा ध्यान से उसको समझिएगा। देखिए लास्ट टाइम पे हमने एक पैकिंग पढ़ी थी, 3 डायमेंशनल पैकिंग, 3 डायमेंशनल FCC पैकिंग, याद है आप लोगों को, या फिर CCP पैकिंग, एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। 3 डायमेंशनल FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर यहां पर CCP का मतलब क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। समझ में आ गया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये एक ही बात है, ये 3 डायमेंशनल पैकिंग होती है। और ये कैसे बनती थी, याद करो, ये पैकिंग होती थी, ये पैकिंग कैसी होती थी, याद करिए, ये पैकिंग होती थी ABC टाइप की। याद है सब लोगों को, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, ध्यान से उसको देखिए। जिसमें ए में क्या करना था आपको, सबसे पहले 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग बनानी थी, ठीक है, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग बनानी थी। ये फर्स्ट लेयर इस तरह से कंप्लीट हो जाती है आपकी, ठीक है। बी के लिए आपको क्या करना था, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करने थे, टेट्राहेड्रल वॉइड।
तो ये आपके कौन से हो जाते, ये आपकी बी टाइप की पैकिंग हो जाती। और सी के लिए आपको क्या करना था, सारे ओक्टाहेड्रल वॉइड कवर करने थे। याद है आप लोगों को, सारे ओक्टाहेड्रल वॉइड कवर करने थे। तो यहां पर क्या हो रहा है ना, मेन दो तरह के जो वॉइड होते हैं पैकिंग के अंदर, टेट्रा, 3 डायमेंशनल पैकिंग के अंदर, टेट्रा एंड ओक्टा, ये दोनों के आपको दर्शन हो जाते हैं एफसीसी और सीसीपी के अंदर। सबको समझ में आ गया? तो हमको यह समझना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड एक्चुअल में यूनिट सेल में कहां होते हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। और ओक्टाहेड्रल वॉइड कहां होते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब क्या है। वो मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था। टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब 4 बॉल से मिलके, 4 एटम से मिलके बनने वाले वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। तो कैसे समझाएंगे उसको? 4 का मतलब सबसे पहले तो ये एक बॉल हो गया, नीचे नीचे एक बॉल रख दीजिए, रख दिया, उसके ऊपर 3 बॉल आपको अरेंज करनी है। सपोज मैंने इस तरह से अरेंज कर दी, देखो ये 1, ठीक है, ये 2, ठीक है, और ये 3। अब ये टोटल 4 बॉल हो गई। देखिए, एक नीचे 3 ऊपर, ऊपर से देखेंगे तो नीचे वाली जो बॉल है उसका सिर दिखाई देगा। तो इस तरह के जो वॉइड जनरेट होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। सबको समझ में आ गया? ये वैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था। सो ऐसे वॉइड को हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। क्लियर है? और एक्चुअल में यहां पर टेट्राहेड्रल का मतलब 4 बॉल से बना हुआ वॉइड। इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी मैंने आपको बताया था। याद करिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड किससे बनता था? ये देखिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता था 6 बॉल से मिलके। तो यहां पर 6 एटम चाहिए आपको, जिससे आपका क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कैसे बना था? 3 नीचे और 3 ऊपर। तो जब 3 नीचे और 3 ऊपर बॉल अरेंज करोगे तो बीच में ऐसे ऐसे नहीं दिखेगा। यहां पर तो नीचे वाली बॉल का सिर दिख रहा है, लेकिन जब 3 नीचे और 3 ऊपर अरेंज करोगे तो नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। आप खुद से दिमाग लगाओ, इमेजिन करो, सारा इमेजिनेशन का खेल है। यहां पर 3 बॉल ऐसे है, ये 1, ये 2 और ये 3। आया सबको समझ में? इसी तरह से इसी के ऊपर 3 बॉल और लगानी है, ये 1, ये 2 और ये 3। तो टोटल कुछ ऐसा स्टार सा बन जाएगा। ये देखिए, इस तरह से, ये यहां पर यूं और उसके बाद यहां पर ये यूं, इस तरह से। तो बीच में आपको जगह खाली दिखेगी, दिखाई दे रहा है? इस तरह के वॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के वॉइड को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। सिंपल तरीका याद करने का, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये हो गए हमारे पास सबसे पहले तो वॉइड कैसे बनते हैं। अब ये कहां होते हैं एफसीसी या सीसीपी के अंदर, उनकी पोजीशन को जानना है। सबको समझ में आ गया? इसको तो टेट्राहेड्रल और उसको ऑक्टाहेड्रल। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। पहले ध्यान से समझें पोजीशन क्या होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से उसको देखो। ये तो मैंने आपको बता दिया है जी वो दिखते कैसे हैं। अब मैं आपको बताता हूं किधर किधर होते हैं। सबसे पहले मैं आपको टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट्राहेड्रल जो वॉइड होते हैं वो किधर होते हैं, ठीक है? मैं क्लियर करता हूं। टेट्राहेड्रल वॉइड बच्चों बॉडी डायगोनल पे होते हैं, ये याद रखना है, बॉडी डायगोनल, ठीक है? बॉडी डायगोनल पे होते हैं, और वो भी 1 नहीं 2 होते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना है, बॉडी डायगोनल पे 1 नहीं 2 होते हैं। अब ये कैसे होते हैं मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा। सबको समझ में आ गया? लेकिन पहले आप याद कर लो कि टेट्राहेड्रल वॉइड किधर होते हैं, बॉडी डायगोनल पे। नाउ व्हाट इज बॉडी डायगोनल? आप जिस कमरे में बैठ के वीडियो देख रहे हो, ठीक है, वो 3 डायमेंशन है, उसमें बॉडी डायगोनल किधर होएगा, उस पूरी बॉडी का डायगोनल। मतलब आप एक ऊपर वाला कॉर्नर पकड़ लो, ठीक है? अब देखिए, अगर आप सीधा फेस पर जाओगे, यहां से लेके यहां तक लाइन खींचूं तो उसको फेस डायगोनल कहते हैं। लेकिन अगर मैं उस कॉर्नर को लूं, उसके जस्ट सामने अपोजिट बिल्कुल नीचे वाला कॉर्नर ले रहा हूं, तो उसको बॉडी डायगोनल कहते हैं, वहां से लेके वहां तक। समझ में आ गया? तो इस तरह से तो हुआ तुम्हारा कमरे के अंदर जब यूं खड़े हो तो बॉडी डायगोनल हो गया, जबकि अगर मैं यूं खड़ा हो जाऊं तो ये फेस डायगोनल कहलाता है। क्लियर हो गया? फेस का जो हमारे पास डायगोनल है वो फेस डायगोनल, और बॉडी का जो डायगोनल है वो बॉडी डायगोनल कहलाता है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है, टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल में होते हैं और 2 होते हैं। अब 2 होते हैं, कैसे होते हैं मैं आपको थोड़ी देर में डायग्राम से समझाता हूं। अब वो बॉडी डायगोनल मतलब बॉडी डायगोनल पे ऐसी क्या पोजीशन बन जाती है कि वहां पर 4 आपको दिखाई देते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है? तो जरा ध्यान से उसको देखो, उसको समझेंगे कैसे। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले तो एफसीसी का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। होता कि नहीं होता? तो चलो देखो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग पहले यहां पर बनाता हूं, बनाने के बाद मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो देखो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहा हूं, ठीक है? सो देखिए, यहां पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्यूब बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये लीजिए, मैंने क्यूब बना दिया, ठीक है? ध्यान से उसको समझिएगा, ये मैंने क्यूब बना दिया है जी, बना दिया।
अब ये इसको फेस सेंटर्ड बनाओ, तो फेस सेंटर्ड बनाने के लिए हमको पता है कि फेस सेंटर्ड में एक तो होते हैं जी कॉर्नर पे, तो मैं सारे नहीं बनाऊंगा, सारे कॉर्नर पे होंगे, आप समझ जाइए जितने 8 कॉर्नर है वहां पे होंगे, मैं सिर्फ एक ही बना के दिखा रहा हूं। उसके अलावा किधर किधर होंगे, उसके अलावा फेसेस पे भी होंगे, तो चलो फेसेस पे, फेसेस के सेंटर पे, तो देखो इस कॉर्नर से कितने फेस जुड़े हुए हैं, आप जरा सोचिए ना कि वो जो अगर कॉर्नर है उससे फेस कितने जुड़े हुए हैं, 3, एक ऊपर वाला फेस, एक ये वाला फेस जहां बोर्ड लगा हुआ है, एक वहां उस तरफ वाला फेस, 3 फेस है ना। आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां का कॉर्नर कितने फेस से जुड़ा हुआ है, 3 फेस से जुड़ा हुआ है। देखो एक तो ऊपर वाला छत वाला फेस, एक ये वाला फेस, और ऐसे एक उधर वाला फेस, कॉर्नर इस कमरे के अंदर 3 फेस से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहां पर 3 फेस कौन से हुए, एक तो ये ऊपर वाला फेस, तो ऊपर वाले फेस के सेंटर पे एकदम यहां पर लग रहा है, एक ऊपर वाले फेस के एकदम सेंटर पे एक एटम है, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, है कि नहीं है। ऊपर वाला इसको अपर फेस बोलते हैं, यू लिख देता हूं अपर फेस, आया सबको समझ में। एक बैक फेज होगा, इसके जस्ट पीछे एक फेज है, उसके बिल्कुल सेंटर पे दूसरा एटम होएगा, नहीं होएगा क्या, तो ये दूसरा एटम हो गया, सही है, ये देखिए। और एक उसका साइड फेस, ये देखिए उसके सेंटर पे भी एक एटम होएगा, ये लीजिए, हुआ कि नहीं हुआ, तो टोटल 4 हो गए, दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि 4 बॉल से मिलके बनने वाले वॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, 4 बॉल से मिलके बनने वाले वॉइड को ही हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। तो बस ये 4 बॉल हुआ कि नहीं हुआ, देखो एक बॉल ये इमेजिन करो, दूसरा बॉल जस्ट ऊपर वाले फेस पर सेंटर पे, ठीक है, फेस के सेंटर पे, तीसरा बॉल उसके जस्ट साइड, उसके जस्ट बैक वाली के, ये बैक वाला आपका फेस हो गया वहां, और एक उसके साइड वाले फेस पर, तो 4 बॉल्स हो गई। तो 4 बॉल से मिलके, अब देखो 4 बॉल से एक टेट्राहेड्रॉन बन भी रहा है, ये देखिए, ये देखिए दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अब इससे जो वॉइड जनरेट होएगा, 3 बॉल तो ये हो गई, एक बॉल वो हो गई, देखो ऐसे यहां पर एक बॉल नीचे 3 बॉल ऊपर, दिखाई दे रहा है, उससे जो वॉइड जनरेट होएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखिए ये तो अगर ये 3 बॉल इधर और एक बॉल यहां पर है, तो उससे जो भी वॉइड जनरेट हो रहा है बेसिकली उसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं, सबको समझ में आ गया। अब जरा सोचो वो किधर होएगा, तो यहां पर जरा ध्यान से इसको देखो, एक्चुअल में वो है एक बॉडी डायगोनल, तो मैं यहां पर व्हाइट से बनाता हूं बॉडी डायगोनल, ध्यान से उसको देखना, ये पूरा एक बॉडी डायगोनल है, दिखाई दे रहा है, वो कॉर्नर और ये कॉर्नर को मैंने मिला दिया, सबको समझ में आ गया। तो मैं इसको यहां बनाता हूं, ये तो हमें समझ में आ गया, 4 बॉल से मिलके बनने वाले को हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। ये बॉडी डायगोनल रहा। अब बॉडी डायगोनल में कई बार सवाल ये भी पूछते हैं कि बॉडी डायगोनल में टेट्राहेड्रल वॉइड किधर होता है, तो आपको पता है बॉडी डायगोनल जो है उसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, ये तो आपको पता होना चाहिए, कितनी होती है याद करो। सो यहां पर देखिए ये होता है √3a के बराबर, 4r, याद है इसकी आपको कैलकुलेशन कराई थी, यहां पर एटम 4r होता है, वो √3a के बराबर हो जाता है, याद है सब लोगों को, ये हमने कैलकुलेशन पैकिंग में करी थी, r और a के बीच में जो रिलेशन था 4r इज इक्वल टू क्या लिखा था, √3a, यस और नो, ठीक है। 4r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 4r इज इक्वल टू √3a लिखा था, याद होगा। सो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू, पूरे 4r की स्क्वायर की थी तो वो क्या था, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 4r इज इक्वल टू √3 आया था, टोटल ये 4r था जो किसके बराबर था, √3a के, याद है सब लोगों को, याद होगा, जाके एक बार a और r के रिलेशन देख लो, मालूम पड़ जाएगा। 4r √3a के बराबर था, तो r इज इक्वल टू क्या था, √3a/4, तभी तो निकाला था, और ये पूरा का पूरा 4r के बराबर था, याद है सब लोगों को। अब देखो यहां पे 2 होंगे तो किधर होंगे, इनको 4 पार्ट में डिवाइड करो, ये देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट, ये आपका थर्ड पार्ट, तो इक्वल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। अब आपके देखो टेट्राहेड्रल वॉइड किधर होते हैं, एक तो ये होता है जी टेट्राहेड्रल वॉइड, ये तो सेंटर पॉइंट आ गया, इधर नहीं होएगा, आपकी बॉल या तो उस कॉर्नर पे होंगी, ये देखो या तो ये उस कॉर्नर पर है या फिर ये इस कॉर्नर पर है, बीच में थोड़े ही है, तो सेंटर पॉइंट पे नहीं है, या फिर ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो इसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। मैंने टी लिख भी दिया है, उधर से पहला पॉइंट, नीचे से पहला पॉइंट, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। आपको कई किताब में ऐसा नहीं मिलेगा, ध्यान से उसको देख लो, जिसको ये समझ में आ गया मतलब उसका काम हो गया, और ये सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताइए कि उस कॉर्नर से ये डिस्टेंस कितना है, तो बड़ा सिंपल है, ये कितना है जरा बताइए, दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज √3a/4। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टोटल लेंथ √3a है, तो ये लेंथ कितना हुआ, √3a/4। मैं आपसे कहूं कि बताइए ये लेंथ कितना हुआ, तो ये लेंथ भी कितना होगा, √3a/4, ये लीजिए। तो कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पर टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, ये भी हमने गैस कर लिया, कितना आसानी से। पहले मैंने बताया टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर होता है, बॉडी डायगोनल पे, कितने होते हैं, 2 होते हैं, वो कैसे होते हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए यहां पर 2 हैं, एक ये रहा टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ये रहा।
बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, कितनी डिस्टेंस पर होते हैं? √3a/4 डिस्टेंस पर होते हैं। ये टोटल डिस्टेंस √3a है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? √3a/4। दैट्स इट। सबको समझ में आ गया? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड किससे बनते हैं? 4 बोल से। वो मैंने समझा दिया, 4 बोल किधर किधर है, एक कॉर्नर पे, ठीक है, एक कॉर्नर पे, जरा ध्यान से इसको देखो, एक तो हमारे पास कॉर्नर पे है, बाकी 3 किधर है? बाकी 3 फेसेस पर है। ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा और ये चौथा, ये फेसेस पर है। खुद से जिस कमरे में बैठे हो वहां इमेजिन करके देख लो, ये वो कॉर्नर, एक बॉल यहां होगी, एक बॉल यहां होगी और एक बॉल उसके सामने वाले फेस पर होगी। इन तीनों से मिलके, इन चारों से मिलके बनने वाले वॉइड को, जो नीचे से हमें दिखाई देगा, उसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। यहां से नीचे से हमें दिखाई भी देगा वो, उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। जैसे कि यहां से हमें दिखाई दे रहा था नीचे वाली बॉल, तो इसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये मतलब निकलता है। उसके बाद अब सवाल है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड किधर होते हैं, तो मैं नीचे बना के दिखाता हूं और ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टॉपिक होएगा। सो चलिए गाइस, अब जानते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड किधर होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लिख के बताता हूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ध्यान से इसको देखिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन बताता हूं, लिखता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनते हैं ये मैंने ऊपर बता दिया आपको कम से कम 6 एटम चाहिए, ठीक है। तो एफसीसी में ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। किधर होते हैं जरा ध्यान से उसको पोजीशन को समझें। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक तो होते हैं बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे, ध्यान से समझेगा, बॉडी के सेंटर पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉडी के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी के अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे हो गए, बड़ा आसान है। और दूसरी उनकी पोजीशन कहां होती है? देखिए उनकी सेकंड पोजीशन जहां पर आपको 6 मिलेंगे बॉडी सेंटर के अलावा, वो होता है उनका एज, हर एक एज का सेंटर पॉइंट। तो मैं लिखता हूं एज सेंटर पॉइंट। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एज सेंटर पॉइंट, ये 2 जगहें ऐसी होती हैं जहां पर 6 बॉल से घिरा हुआ वॉइड मिलेगा आपको। दोबारा बोलता हूं, 6 एटम से घिरा हुआ वॉइड मिलेगा। एक तो कहां पर? एज सेंटर पॉइंट पे और एक बॉडी सेंटर पे। अब कैसे आए इमेजिन करते हैं, देखो बड़ा आसान है। सबसे पहले तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? आपको उसके लिए देखो, ये डायग्राम में नहीं होचपोच कर रहा हूं, आपको बनाने में काम आएगा, यहां बनाता हूं फ्रेशली। तो देखो सबसे पहले तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? क्यूब चाहिए। ध्यान से उसको देखते रहिएगा, फिर उसके बाद ऑक्टाहेड्रल समझा दूंगा। डायग्राम को ध्यान से देख लीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। कि देखिए सबसे पहले तो हमने एक क्यूब बना लिया, ठीक है। अब हमें 6 बॉल से घिरा हुआ वॉइड, सबसे पहले 6 बॉल चाहिए। तो जरा सोचो, मैंने बताया सबसे पहले तो बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर के अंदर, तो बॉडी के सेंटर के अंदर तो होएगा ही ना। जरा ध्यान से देखो बॉडी के सेंटर में कैसे हो गया। देखो टोटल 6 फेसेस होते हैं। ये देखिए, ये पीछे वाले बैक फेस का सेंटर पॉइंट दिखाई दे रहा है, फ्रंट फेज का सेंटर पॉइंट। बैक फेज में एक एटम होएगा, एक फ्रंट फेज में एटम होएगा, एक ऊपर वाले फेज में एटम होएगा, एक नीचे वाले फेज में एटम होएगा। नहीं होएगा क्या? एक आगे वाले फेज में एटम होएगा, एक पीछे वाले फेज में एटम होएगा। सही है। अब आप सोचो जरा, जिस कमरे में आप बैठे हो, यहां सेंटर में बैठे हो बिल्कुल आप, तो आप सेंटर में क्यों बैठ पाए? क्योंकि सेंटर में मान लो एक वॉइड है, खाली जगह तब बैठ पाए। आपके सामने एक बॉल है, आपके जस्ट पीछे एक बॉल है, आपके दाएं एक बॉल है, आपके जस्ट बाएं एक बॉल है, आपके जस्ट ऊपर एक बॉल है, आपके जस्ट नीचे एक बॉल है, और बीच में आप बैठे हो। तो 6 बॉल नहीं हो गई क्या? इमेजिन करके देखो, कमरे के सेंटर पे बैठ जाओ, आजू बाजू दायां बायां ऊपर नीचे आगे पीछे 6 जगह बॉल, बीच में आप हो। तो बीच वाला आप क्यों बैठ पाए? क्योंकि बीच में एक जगह थी। बस वही इमेजिनेशन यहां पर करनी है। तो फाइनली आप देखिए, ये 6 बॉल जो हैं, जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, ये बैक पार्ट, ये फ्रंट पार्ट, ठीक है। और ये हमारे पास राइट पार्ट, ये राइट पार्ट और ये लेफ्ट पार्ट। बस उसके बीच में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये रहा, ये हमारे पास क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड लिख देता हूं, ये बीच में 6 बॉल से बन गया, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब एक तो ये हो गया, मालूम पड़ गया। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि ये एज के सेंटर पे कोई भी एज पकड़ लो, तो मैं आपको वो भी फ्रेश बना के दिखा देता हूं। देखो अब आप कोई भी एक एज पकड़ लो, ये लो, ये मैंने बना दिया है जी आपके पास। सबसे पहले तो एक क्यूब, डायग्राम ध्यान से दिखाई दे रहा है जिसको, उसको आसानी समझ में आ जाएगा। क्यूब बना दिया। अब मैंने कहा एज का सेंटर, अब ये होता है ना एज, उसका सेंटर पकड़ लो। यहां पर जो भी एटम होएगा एक्चुअल में वो एक्चुअली किधर है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर है। एज का सेंटर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। अब कैसे होता है जरा खुद ही इमेजिन करके देख लो। आप देखो, क्या एज के एक एटम इधर होएगा? एज का एक एटम इधर, एक एटम इधर, हो गया। एक एटम बिल्कुल यहां पर इस तरफ, एक एटम इस तरफ, हो गया। तो एक एटम यहां है, एक एटम यहां है, एक एटम इस तरफ है, एक एटम इस तरफ है, एक एटम देखो इस तरफ होएगा और एक एटम इस तरफ होएगा।
आप खुद से इमेजिन करके देखो भाई, अगर ये यहां पर ये ऐसा ये 2 डायमेंशन है, अगर ये 2 डायमेंशन को मैं बता दूं कि ये हमारे पास अपर पार्ट है और ये उसकी एज हो गई, तो ये अगर एज है तो किधर किधर, एक तो इस तरफ मैं बना के दिखा रहा हूं, देखो एक तो इस तरफ एक एटम होएगा, सो एक उसके जस्ट अपोजिट साइड में एटम होएगा, एक ये और एक ये, एक ऊपर होएगा एक नीचे होएगा, एक दाएं होएगा एक बाएं होएगा, 6 साइड ही हो गए ना टोटल, बीच में बैठा है तो खुद से इमेजिन करो, एक आपकी तरफ एटम होएगा क्योंकि वो फेसेस पर है, एक उसके जस्ट अपोजिट एटम होएगा। ये देखो ये आपकी तरफ ए अपोजिट, ये उसके इस तरफ देखो 1 2 3 4 5 और 6 दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे आपकी तरफ पीछे की तरफ, उसके बाद इस तरफ और इस तरफ 6 हो गए। ये मैं आपको बना के भी दिखा रहा हूं। फाइनली यहां पर एज 6 एटम से मिलकर घिरा होता है, तो फाइनली एज पर भी क्या हो गया, बेसिकली ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। ये पोजीशंस आपको पता होनी चाहिए। अब सवाल ये, जरा ध्यान से इसको देखो, आप यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड होते कितने हैं, कैलकुलेट करके देखो, टोटल बॉडी डायगोनल कितने होंगे, जरा सोचो। एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, तो टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, देखो 1, ठीक है, 2 3, ठीक है, और 4। मैं बना के दिखा देता हूं, देखो ये एक बॉडी डायगोनल, तो ये दूसरा बॉडी डायगोनल, ध्यान से देखो 2D के अंदर बना के दिखा रहा हूं। ये रहा एक बॉडी डायगोनल, ये दूसरा बॉडी डायगोनल, सबको समझ में आ गया। यहां से लेके यहां तक ये तीसरा बॉडी डायगोनल हो गया, और यहां से लेके और यहां तक ये चौथा बॉडी डायगोनल। अब जरा सोचो, 4 तो होते हैं बॉडी डायगोनल और एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं एफसीसी में, 8। खुद से काउंट करके देख लो जिस कमरे में बैठे हो। यहां से लेके यहां तक एक बॉडी डायगोनल, यहां से लेके यहां तक दूसरा बॉडी डायगोनल, यहां से लेके यहां तक तीसरा बॉडी डायगोनल, यहां से लेके यहां तक चौथा बॉडी डायगोनल। 4 बॉडी डायगोनल पे, एक पे 2 होते हैं, तो 4 पे 8 हो गए। तो हमारे पास 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं किसके अंदर, एफसीसी में। अब सवाल है ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, तो जरा खुद से सोचो, बॉडी सेंटर पर तो एक ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होएगा ना, समझ में आ गया। और अगर एज सेंटर पर देखें तो जरा ध्यान से देखो, टोटल एज कितने होते हैं, टोटल एज पूरे क्यूब के अंदर काउंट करो 12 होते हैं टोटल एज। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 एज होते हैं। आया सबको समझ में। और अब ये सोचो कि एक एज पर अगर कोई एटम पड़ा है तो उसका कितना हिस्सा यूनिट सेल के अंदर आ रहा है, उसका 1/4 हिस्सा ही यूनिट सेल के अंदर आएगा। सो 12 इंटू 1/4 ये कितना हो गया, 3। तो टोटल वॉइड कितने हो गए, 3 और 1 4, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे 4 एटम ही रह सकते हैं, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए, 4 का कंट्रीब्यूशन रहेगा। एक एज पर खुद ही एटम रख के देख लो, एक एज पर अगर एक स्फेयर रख के देखो तो उसका 1/4 पार्ट ही है जो अंदर आएगा, बाकी तो दूसरी यूनिट सेल के अंदर होएगा। अब खुद से इमेजिन करके देखो, अगर ये एक एज है तो यहां पर एक एटम रख के खुद से देखो, इसका सिर्फ 1/4 पार्ट ही है जो यूनिट सेल के अंदर आएगा, बाकी चारों यूनिट सेल में चला जाएगा। क्लियर हो गया। सो फाइनली यहां पर मैं रैप अप कर रहा हूं, ध्यान से इसको देखो, फिर से समझा देता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ध्यान से इसको जिसने समझा, और आपसे कहूंगा अगर आपको समझ में आ गया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो कि मुझे समझ में आ गया। और आप इमेजिनेशन जितनी पावर स्ट्रांग होगी यहां पर उतनी ज्यादा समझ में आएगा। सो यहां पर रैप अप कर रहा हूं। सबसे पहले तो टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पे होते हैं 2 होते हैं, बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4। खुद से जिस कमरे में बैठे हो इमेजिन करके देख लो, 4 इंटू 2 8, यानी एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं 8। सबको समझ में आ गया। जबकि एफसीसी की रैंक देखो, आपको पता है एफसीसी रैंक कितनी होती है, 4, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। 4 रैंक वाले में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है। सबको समझ में आ गया। जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने, एक तो बॉडी के सेंटर पे एटम आ जाएगा, तो पूरा एटम एक वॉइड मतलब एक पूरा एटम होना चाहिए। तो फाइनली यहां पर एक पूरा एटम, ये भी बॉडी के अंदर ही आ रहे हैं, बॉडी डायगोनल बॉडी के अंदर ही होएगा, तो वहां पर पूरा एटम काउंट हो गया ना। इसलिए टोटल 8 यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे जहां पर 8 एटम रह सकते हैं। जबकि यहां पर ऑक्टाहेड और वॉइड के अंदर छोटे एटम रहते हैं, ये भी क्लियर कर देता हूं, छोटे छोटे, ठीक है। आपको पता है कैटायन छोटे होते हैं तो वो वॉइड के अंदर ही रहते हैं, तो ये ध्यान रखो। वॉइड का मतलब जो एटम के रहने की जगह, जैसे कि अगर आप जरा सोचो, घर पे अगर आपको मम्मी बोले कि जाओ आपको ये डब्बा दिया और इस डब्बे के अंदर लड्डू लगाओ, तो आपने क्या किया, बड़ा धसा के लड्डू को लगा दिया, फिर भी यहां पर वॉइड रह गए। ये मैंने आपको बताया था, देखो ये वॉइड रह गए। क्या इस लड्डू के अलावा यहां पर बादाम नहीं आ सकते हैं, तो लड्डू तो बड़े हो गए लेकिन बादाम छोटे हो गए, तो बादाम किधर रहेंगे, वॉइड में। दो छोटी चीजें वॉइड में रह सकती है। ऐसे ही एनायन बड़े होते हैं, कैटायन छोटे होते हैं, तो एनायन ज्यादातर पैकिंग बनाते हैं और कैटायन किधर रहते हैं, इन वॉइड के अंदर ही रहते हैं। सो फाइनली इन वॉइड में टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पे होते हैं 8 होते हैं,
ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखो, बॉडी सेंटर में अगर कोई आपने रख दिया तो बॉडी के अंदर ही आ गया, तो एक। जबकि एज सेंटर पे पूरा एटम नहीं हुआ, एज सेंटर टोटल एज होते हैं 12, उसके सेंटर पे अगर कोई एटम रखा है तो 1/4 पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर आएगा, तो टोटल कितने हो गए, 3 ही एटम हुए। तो हमें एटम के हिसाब से काउंट कर रहे हैं। सबको समझ में आ गया? एटम के हिसाब से वॉइड की संख्या कितनी है, तो एटम के हिसाब से ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या हो गई टोटल 4। अब ध्यान से समझिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे। फाइनली अगर एफसीसी की रैंक 4 है तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड 8 है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 है। सबको समझ में आ गया? तो मजे की बात, यहां से सीधी सीधी एक शॉर्ट ट्रिक बन जाती है, ठीक है। अगर आपके पास Z की वैल्यू यानी कि रैंक ऑफ यूनिट सेल n है, तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए, ट्वाइस ऑफ n। ये देखो ना, अगर ये 4 है तो वो 8 थे, तो ये n हुए, तो ये कितने हुए, ट्वाइस ऑफ n। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए, n के बराबर। बस ये चीज जिसको समझ में आ गया उसके न्यूमेरिकल हो जाएंगे। यहां स्टार लगा रहा हूं, बड़े ध्यान से उसको देखो। अगर ये इसकी रैंक 4 थी तो इसके टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, 8, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, 4। अगर उसकी रैंक n हुई तो उसके टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, ट्वाइस ऑफ n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, n। बस ये समझ में आ गया, समझो आगे वाले न्यूमेरिकल हो गए। सो गाइस यहां पर फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। सो फाइनली गाइस यहां पर मैं वीडियो को रैप अप कर रहा हूं। सो आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, ईमानदारी से। होमवर्क दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको करेंगे, और इन वीडियोस को जितने ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करो। और आपको यहां पर पढ़ने के साथ साथ जीतने का भी मौका मिलेगा। जो 7 दिन में बेहतरीन परफॉर्म करेगा, सीखेगा भी, और सीखने के बाद नोट्स भी अच्छे से बना रहा है, और नोट्स अच्छे से बनाने के बाद वो हमें लिख भी रहा है, क्योंकि हमें कैसे मालूम पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे, मेल करोगे तभी मालूम पड़ेगा। तो अपनी परफॉर्मेंस को आप क्या करो, ठीक फ्राइडे को जब मैं अनाउंसमेंट करने वाला होऊंगा, ठीक है, प्राइजेस की, उस दिन यानी कि फ्राइडे को अपनी परफॉर्मेंस हमें मैसेज करो कि आपने मेल के थ्रू ये बताओगे कि आपने इन 7 दिनों में क्या किया। एक बार छोटा सा मैसेज करो कि सर मैंने इतना कवर करा, ये करा, हमें मालूम पड़ेगा, और उसी से हम लोग प्राइजेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। आप जब तक बताओगे नहीं, हमें मालूम नहीं पड़ेगा। सो या तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आप हमें मेल कर सकते हो। एक ही बात है, कमेंट सेक्शन भी हम लोग पढ़ते हैं, मेल भी हम लोग पढ़ लेते हैं, हमारी टीम को लगाया हुआ है। सो आप ये काम करो, जीतो बहुत सारा, पढ़ो बहुत सारा, ठीक है गाइज। शेयर करो उन बच्चों को जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको बताओ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम पढ़ने के साथ साथ जीत भी सकते हैं। सो चलिए गाइज, अगली वीडियो मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।